हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए एक पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे आप सभी का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा, वैसा ही प्रश्न पत्र आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में। तो साथियों, यदि आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को, तो इस क्लास को देख लेंगे तो आप सभी को ये समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे आएंगे। और उससे पहले इस क्लास में आप सभी को ओएमआर आंसर शीट भरना भी सिखा देंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो कैसे अपना ओएमआर आंसर शीट को भरेंगे, क्योंकि यही आप सभी का मेन होता है। ओके, तो साथियों, जब आप 8 जून को पहले शिफ्ट में अपने परीक्षा में एंट्री करेंगे, तो जो वहाँ के टीचर होंगे आप सभी को इसी तरह एक ओएमआर आंसर शीट प्रोवाइड करेंगे, वो कहेंगे फिल करने के लिए। तो इसी तरह आपका रहेगा। तो सबसे पहले साथियों, ध्यान से अपना नाम आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम दिया है, तो जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा तो यहाँ पे आप नाम अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। दूसरे खाने में परीक्षा केंद्र यानी जहां आपका सेंटर पड़ा है उस सेंटर का नाम लिख दीजिएगा। यदि आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो आपके एडमिट कार्ड भी दिया रहेगा, और वहां के टीचर हैं वहां से भी आप पूछ सकते हैं, उनसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए सिग्नेचर दिया, यानी कि आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना होगा। तो साथियों, इस ओएमआर आंसर शीट में सबसे जरूरी क्या होता है? आपका रोल नंबर, यही आपका मेन होता है। यदि आप अपना रोल नंबर सही भरेंगे तो साथियों आपका ना पेपर अच्छी तरीके से चेक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो अपना आप लोग रोल नंबर फिल करें, कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। जैसे साथियों, इस तरह से आपको एक खाना दिया रहेगा। ठीक है, जैसे रोल नंबर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि मान के चलिए पहले खाने में 2 है, फिर 4 रहेगा, फिर 6 रहेगा, 7 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 4 मान के चलिए, 5 इसमें है, 2 इसमें है और 0 इसमें है। ठीक है, तो साथियों आप देखेंगे 0 से लेकर 9 नंबर तक आपका हर एक खाना में दिया रहेगा। जो आपका पहला खाना, जैसे 2 आपने भरा, तो साथियों ध्यान से देखिए 2 के सामने आपको गोला रंगना होगा। फिर देखिए इसमें 4 है, तो 4 देखिए कहाँ पे, यहाँ पर, तो 4 आपको यहाँ पे रंगना होगा। फिर 6 देखिए तीसरे के नंबर में, तो 6 देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप गोला रंग देंगे। 7 देखिए, 7 यहाँ पे, तो 7 में आप गोला भर देंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल एक ही पेन का इस्तेमाल करना। वैसे 2 पेन रहता है भाई, एक तो काला होता है, एक नीला, लेकिन हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा, वो सबसे अच्छा होता है भाई। ठीक है, फिर देखिए 2 है, तो 2 के सामने देखिए गोला रंग दीजिएगा। फिर 8 है, तो 8 यहाँ पे गोला रंग दीजिएगा। फिर साथियों देखिए 4 यहाँ पे है, तो 4 को यहाँ पे गोला रंग दीजिएगा। फिर देखिए 5 है, तो 5 के सामने आप गोला रंग दीजिएगा। 2 यहाँ पर है, तो 2 आप रंग दीजिएगा। 0 है तो 0। ऐसे आप सभी को हर एक खाने में जितना आपका रोल नंबर होगा उसी के नीचे नीचे जितना नंबर लिखा रहेगा वही गोला रंगना होगा। ठीक है, उसी प्रकार साथियों डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पे नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो मान के चलिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 05 कुछ भी ले लेते हैं भाई, 05 02 और 05 और 02 और 2004 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको गोला रंगना होगा। 0 के सामने 0 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो आप सभी को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। 05 02 उसका 2004 कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 के सामने आप सभी को 0 गोला रंग देना है भाई। 5 के सामने देखना नीचे कहाँ, 5 यहाँ पर है, तो 5 को रंग देना है। फिर 0 है, तो बिल्कुल ऊपर है 0। फिर 2 है, तो यहाँ पे रंग देना है। फिर साथ देखिए 2 है, तो 2 के सामने ऐसे, 0 है तो लगातार 0 सामने सामने करना है भाई, याद रखिएगा। 4 है तो 4 यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद साथियों जो भी आप कैटेगरी हैं, जैसे कि ओबीसी हैं तो ओबीसी में गोला रंग दीजिएगा, जनरल है तो आप जनरल में कर दिएगा, यानी आप एससी है तो एससी कर दिएगा, या एसटी है तो एसटी कर दिएगा। और ओएमआर सीट नंबर याद रखिएगा आपके प्रश्न पत्र पर दिया रहेगा। ठीक है, और बुकलेट नंबर भी आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, बुकलेट नंबर और प्रश्न पत्र संख्या 2 आपको वहीं पर मिलेगा, आपके प्रश्न पत्र पर दिया रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों, आप सभी को ऐसे गोला नहीं रंगना है। बिल्कुल सही तरीका ये है, देखिए यहाँ पे ये सही तरीका आपको बताया गया है। आपको भाई ऐसे कुछ काटना पीटना नहीं है, ऐसे नहीं चलाना है अपने ओएमआर आंसर शीट पे। और साथियों सेट कोड दिया रहेगा जो कि आपको फिल करना होगा अपने। ठीक है, इसी ओएमआर आंसर शीट पे। इतना आप सभी को समझ आया। यदि आप पुरुष है तो पुरुष पे करिए, या आप फीमेल है तो फीमेल पे ऐसे गोला रंगिए। तो इस तरह से आप सभी को अपना ओएमआर आंसर शीट को फिल करना है।
आप सभी को समझ में आया। और उसी तरह आप सभी का देखिए उत्तर आंसर देना होगा आप सभी। जैसे पहले क्वेश्चन का मान के चलिए कि बी ऑप्शन है, तो बी में आपको गोला रखना है, ठीक है। यदि आपका साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका आंसर ए सही है, तो ए में आप गोला ऐसे रंगेगा, ठीक है। यदि आपका मान के चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर सही है वो डी ऑप्शन है, तो डी को ऐसा गोला भरिएगा। देख कर ध्यान से, कई बार क्या होता है कि आप सोचेंगे हम सही करें, लेकिन दूसरा मान के चलिए कि आपने 3 क्वेश्चन का जो आंसर डी लगाया तो आप सोचेंगे चौथा क्वेश्चन का ए है, तो आप ध्यान नहीं देंगे ना, तो ए ही में आपका रंग आ जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना, ध्यान से। 2 घंटे का आप सभी का पेपर होने वाला है, तो तैयार है भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपका होने वाला है OMR आंसर शीट। तो चलिए दोस्त, हम लोग इस पेपर को हल करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। वैसा ही प्रश्न पत्र आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछा जाएगा, स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? तो साथियों, इनमें से ऐसी कौन सी नदी जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? कृष्णा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या सिंधु नदी की? तो याद रखिए, कृष्णा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग क्या है? तो साथियों, सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग क्या है? तो याद रखिएगा, ऑनलाइन धमकाना या परेशान करना होता है जो सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म लिखी थी? तो साथियों, किसने पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म लिखी थी? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कौन सा संस्थान नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। हैकिंग को साइबर तकनीकी के क्षेत्र में चिंता एवं अपराध विषय के रूप में सम्मिलित किया गया किस वर्ष में? तो साथियों, हैकिंग को साइबर तकनीकी के क्षेत्र में चिंता एवं अपराध विषय के रूप में सम्मिलित किया गया किस वर्ष में? तो 1970 में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य विकास था? तो साथियों, किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य विकास था? तो याद रखिएगा, देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि था, ठीक है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। असमिया कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसे किस बिहू के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, असमिया कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसे कि कौन सी बिहू के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई वो बोहाग बिहू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा? तो ये साथियों अनुच्छेद 46 में वर्णन किया गया है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, और आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 को पास करना है, तो साथियों पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बस आप सभी को इतना भाई करना है, यानी इस पीडीएफ का आप सभी को पढ़ना है। इसमें आपको देखिए प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट कवर क्वेश्चन मिलेंगे, ऑल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। सिलेक्शन का भरोसा एक प्रकार का ये पीडीएफ आपको दिला सकता है। तो साथियों, जिनको भी जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन चाहिए और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अंतिम 5 से 6 दिन में वो तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा सकते हैं। क्योंकि साथियों पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे जो कि आपके हर एक शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पीडीएफ से। तो साथियों इस नंबर मैसेज करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस दक्षिण राज्य में साक्षरता दर सबसे कम पर है? तो आंध्र प्रदेश में।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा दी गई है, तो साथियों मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ये साथियों धारा 2E में दी गई है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहाँ से मिलती है? तो साथियों ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहाँ से मिलती है? तो वो आय से मिलती है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, 86वें संविधान संशोधन ने संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा था? तो साथियों 86वें संविधान संशोधन ने संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा था? तो साथियों याद रखिए 2002 में जोड़ा था, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, नील नदी जो कि ये कहाँ पर स्थित है? लंबे समय से दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी जाती है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। तो साथियों नील नदी है जो कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, लंबे समय से दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी जाती है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करते हैं? तो दोस्त मेरे राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मुख्यमंत्री साहब करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो साथियों किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो याद रखेंगे पर्यटन उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, मानक परिस्थितियों में एक नई क्रिकेट गेंद का वजन कम से कम 155.9 ग्राम और अधिकतम कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो साथियों मानक परिस्थितियों में एक नई क्रिकेट गेंद का वजन कम से कम ना 155.9 ग्राम और अधिकतम कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखिए 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका राज्य धर्म इस्लाम है? तो साथियों बताइए भारत के पड़ोसी देशों में किसका राज्य धर्म इस्लाम है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान देश का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था इसने प्राचीन भारत पर शासन किया था? तो साथियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्य जिन्हें महाजनपद कहा जाता था इसने प्राचीन भारत पर शासन किया था? तो पूर्व कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे ना, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, करडम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? करडम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो याद रखिएगा 1994-95 में जीता था, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, नया भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? नया भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साथियों याद रखिए 2022-23 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, और साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास पे नए हैं भाई तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा भाई। इसमें आप रीजनिंग और मैथ का सवाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, जिले में स्थापित जिला एवं सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कौन कर सकता है? तो साथियों जिले में स्थापित जिला एवं सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कर सकते हैं। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, डॉक्टर पीसी महालनोबिस को किस नाम से भी जाना जाता है? डॉक्टर पीसी महालनोबिस को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को,
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बी निवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बी निवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्त मेरे, सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और लास्ट में स्कोर पूछेंगे। टोटल क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर बनेगा जरूर बताइएगा। कुंभी जनजातीय नृत्य मुख्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों जो कुंभी जनजातीय नृत्य है मुख्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये साथियों गोवा राज्य में किया जाता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से उल्लास के विलोम शब्द क्या है? तो साथियों बताइए कि उल्लास का विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो विषाद हो जाएगा भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। व्यक्ति को पहले स्वार्थ त्यागना चाहिए, इस वाक्य में स्वार्थ शब्द का कौन सा विलोम होगा? बताइए स्वार्थ शब्द का कौन सा विलोम होगा? तो परार्थ हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए, यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। बताइए साथियों, यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। तो साथियों क्या उन्हें लकड़ी मिल जाएगा तब वो पोस्टर बनाएंगे? आप सोचिए कि पोस्टर किससे बना सकते हैं? कागज़ से बनाया जाता है ना, तो लकड़ी की जगह क्या होगा भाई? कागज़ होगा। यानी कि यदि उन्हें लकड़ी की जगह कागज़ मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे, तो लकड़ी की जगह कागज़ होगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न वाक्य में वर्तनीगत त्रुटि पहचानिए। लेखिका की यह किताब पुनरीक्षित हो चुकी है। तो साथियों लेखिका की यह किताब पुनरीक्षित हो चुकी है। तो इसमें देखिए त्रुटि कौन सा भाई? पुनरीक्षित है। पुनरीक्षित कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ऐसे आप सभी का पुनरीक्षित लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका? त्रुटि है। यानी कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन भाई। देखिए परफेक्टली आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यही आपका क्या है भाई? त्रुटि है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। मेरा मित्र बहुत कपटी है, तो इसमें प्रयुक्त कपटी शब्द का विलोम चयन कीजिए। कपटी का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो भाई याद रखिएगा निष्कपट होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है। बताइए साथियों दया की जगह क्या होगा? आप पहले सेंटेंस को पढ़िए और उसके भाव को समझिए। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है कि साथियों सुजनता से हुआ है? तो दया की जगह जानते क्या होगा? सुजनता होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कॉल करिए। निम्नलिखित में से मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौड़ हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो कभी बूढ़ा ना हो। तो साथियों जो कभी बूढ़ा ना हो क्या बोलेंगे उसे? अजर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ यानी कि क्रोध बढ़ाना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सगुण का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो निर्गुण हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उंगली उठाना, बताइए साथियों उंगली उठाना इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि दोष लगाना हो जाएगा। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जहां से गंगा का उद्गम होता है। तो बताइए साथियों जहां से गंगा का उद्गम होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गंगोत्री कहेंगे उन्हें। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथियों क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप अपने एग्जाम तक यानी 10 जून के लिए। ठीक है, निम्न में से पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो साथियों पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रतिवेशी हो जाएगा भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? विश्वविद्यालय के 4 लड़का पकड़े गए। बताइए साथियों किस खंड में अशुद्धि है? विश्वविद्यालय के 4 लड़का पकड़े गए। यानी कि भाई लड़का होगा कि लड़के होगा? यानी कि विश्वविद्यालय के 4 लड़के पकड़े गए। तो सी ऑप्शन भाई क्या हो जाएगा? लड़का की जगह लड़के होगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। कल मेरे ने विद्यालय में भाषण दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द द्वारा कीजिए। तो साथियों आप सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति तो करना है, लेकिन विदेशज शब्द से करना है। यानी कि कल मेरे मास्टर ने विद्यालय में भाषण दिया, ये कैसा शब्द है मास्टर? विदेशज शब्द है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो तो क्या बोलेंगे? तो साथियों जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो तो क्या बोलेंगे? अज्ञात बोलेंगे, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। रमेश अपनी से स्नेह करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? इस बार आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है तत्सम शब्द से। यानी कि रमेश अपनी भगिनी से स्नेह करता है, यह आपका तत्सम शब्द भाई। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। अब देखिए साथियों रीजनिंग के सवाल आ गए। तो दोस्त मेरे रीजनिंग और मैथ के जितने भी सवाल इस क्लास में होगा, आप एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं भाई, खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए एक विशेष गुण भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है, और ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि बी भाग सी गुणा डी माइनस ई भाग एफ है, तो साथियों डी एफ से किस प्रकार संबंधित होगा? तो साथियों देखिए हल करने का सबसे आसान तरीका, बस आप सभी को ये समीकरण देखना है। ठीक है, बी और ये सी लिख देना है। बी प्लस है ना, तो प्लस का मतलब देखना है प्रश्न में दिया क्या है। पहला लाइन देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो बी की माता है, तो यहाँ पे जानते हैं साथियों सी की माता कौन हो जाएगी? बी। ठीक है, सी के बाद देखिए गुणा डी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा का मतलब देखिए ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है, तो यहाँ पे साथियों डी की पत्नी ना सी हो जाएगी। बस इतना आप सभी को ध्यान रखना है, पत्नी। क्लियर, डी की पत्नी सी हो जाएगी। फिर डी के बाद देखिए माइनस ई है, तो माइनस का मतलब ए माइनस बी का अर्थ है ए जो बी का भाई है, तो यहाँ पे साथियों ना ई का भाई कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ई के बाद देखिए एफ भाग दिया है। ठीक है, एफ भाग ए भाग बी का अर्थ देखिए ए जो है बी का पिता है, यहाँ पे एफ का पिता कौन हो जाएगा साथियों? ई हो जाएगा। बस साथियों आपको इतना समीकरण बना लेना है। ठीक है, बस ये प्लस गुणा माइनस और भाग का अर्थ आप सभी को देखना है इस समीकरण में। उसके बाद साथियों जो जो दिया है उसको आपको रिलेशन बना लेना है। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को हम समझाने का प्रयास करेंगे भाई अच्छी तरीके से। जैसे साथियों देखिए बी प्लस सी है ना, तो एरो जिसका रिलेशन बनाना हो एरो उधर करना है, यानी कि प्लस का मतलब देखिए सवाल में देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है ना बी की माता है, तो यहाँ पे साथियों सी की माता जानते कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, सी की माता कौन हो जाएगी भाई? बी हो जाएगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। उसका देखिए गुणा डी दिया है, तो साथियों गुणा का मतलब देखिए ए गुणा बी का अर्थ है ए जो बी की पत्नी, तो यहाँ पे साथियों डी की पत्नी जानती कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, डी की पत्नी सी। फिर देखिए माइनस ई हो जाएगा, माइनस का मतलब देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, तो यहाँ पे साथियों ई का भाई कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखिए भाग एफ लास्ट में, भाग का मतलब ए भाग बी का अर्थ है ए जो बी का पिता है, यहाँ पे साथियों एफ का पिता कौन होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अपने आप को मान लीजिए एफ मैं हो गया, मेरे पिताजी ई। सवाल ध्यान से देखिए क्या पूछा है, डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है। साथियों सिंपल सवाल तो है भाई, इसमें देखिए क्या पूछा है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये लास्ट को अपने आप को मान लीजिए मैं, मेरे पिताजी के भाई, यानी कि क्या लेंगे भाई? हमारे पिता के भाई हो जाएंगे भाई, इस प्रकार तो क्यों पिता के भाई हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि साथियों देखिए जो लास्ट एफ है इसको तो हमने अपने आप को मान लिया, मैं हो गए, मेरे पिताजी ई हैं, मेरे पिता के भाई डी हैं, तो साथियों क्या होंगे? मेरे पिता के भाइयाँ होंगे ना, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सवाल देखिए इसमें पूछा क्या है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या भाई डी एफ से क्या संबंध है? पिता के भाई हमारे हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो ऐसे सवाल को आप हल करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से
तीन एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन अलग है, तो वही ऑप्शन को बताना आप सभी को। तो जब भी साथियों इस तरह का सवाल आए तो आप ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड कर लेंगे। जैसे साथियों देखिए पहले ऑप्शन का कोड करिए, जे 10 होता है, के 11 होता है, पी होता है 16, 10 11 तो इसमें +1 हो गया, 11 16 +5 इसमें हो गया। ऑप्शन बी देखिए, एफ होता है 6, जी होता है 7 तो साथियों इसमें +1 कर दिया, और एल होता है 12 तो 7 5 12। देखिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम पैटर्न पे है भाई। ऑप्शन सी देखिए, आर होता 18, यस होता 19 तो इसमें +1 हो गया, और एक्स देखिए 24 तो इसमें भी +5 हो गया। यानी कि तीसरा ऑप्शन में भी सेम पैटर्न भाई, +1 +5 का, यानी कि हमारा डी ऑप्शन अब अलग हो जाएगा। जैसे देखिए डी ऑप्शन का कोड करिए, यम 13 आर 18, देखिए साथ यहाँ पे +5 कर दिया पहले, यानी यही आपका ऑप्शन कौन जाएगा, डी अलग हो जाएगा भाई, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी +1 +5 का कोड बना है, लेकिन साथ ऑप्शन डी शुरुआत में ही +5 कर दिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए इसी तरह आप अपने रियल शिफ्ट में सवाल को हल करेंगे जब ये वाला सवाल आ गया आपके पेपर में। तो अब क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। 7 व्यक्ति हैं, जी एच आई जे के और एम, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे साथियों 7 व्यक्ति एक पंक्ति ऐसे 7 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम साथियों एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला लाइन, आई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्त मेरे आई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो आई को यहाँ बैठा देते हैं। सवाल बोल दिया है कि आई के बाईं ओर, भाई जैसे कि सभी व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहे हैं, दिशा आप जानते हैं ना, ऊपर होता है नॉर्थ, तो सभी व्यक्ति ऊपर की तरफ देख यानी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो पहला लाइन देखिए, आई के बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, यानी साथियों आई को हम जब यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथियों पंक्ति में केवल आई के बाईं ओर 2 व्यक्ति आ जाएंगे, एक यहाँ बैठ जाएगा, दूसरा यहाँ पे बैठ जाएगा। सभी को समझ में आ गया, यानी आई बिल्कुल परफेक्ट जगह हमने बैठा दिया है। अगला लाइन को पढ़िए, आई और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए साथियों आई तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो के को हम वहाँ पर बैठाएंगे कि उनके बीच में 3 व्यक्ति आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साथियों यदि हम के को यहाँ बैठा दे तो देखिए आई और के बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। उसका देखिए यल जो है ना वो आई के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, तो साथियों यल जो है ना वो आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, यानी कि साथियों आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे एल, तो एल को यहाँ बैठा दीजिए भाई। राइट दायां बायां जानते हैं ना, दायां मतलब होता है राइट साइड और बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला लाइन को पढ़िए, यल और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों यल यहाँ पर है, तो जी को कहाँ पर बैठाएं कि उनके बीच में 2 व्यक्ति आने चाहिए, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए, यल और जी के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ आया। अब देखिए अगला लाइन पढ़िए, यम जो है यच के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान पर है। भाई साहब अंतिम लाइन को समझना है, यम जो है यच के दाईं ओर किसी स्थान पर है। तो भाई देखिए ऐसा करते हैं कि सवाल देखिए ध्यान से, यम जो है ना यच के दाईं ओर किसी स्थान पर, यानी यच को यहाँ बैठा लीजिए, तो और साथियों यम को यहाँ बैठा लीजिए, और जे के बाईं ओर किसी स्थान पर जो कि यहाँ बैठा लीजिए। हो गया कंप्लीट। अंतिम लाइन यही बोला है ना कि यम जो है वो यच के दाईं ओर किसी स्थान पर है, यच के दाईं ओर किसी स्थान पर यम, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान पर, जे के बाईं ओर इधर हो जाएगा। देखिए सवाल पूरा हो गया। अब सवाल क्या पूछा अंतिम लाइन में, यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों यम यहाँ पर है, इसके दाईं ओर एक यल बैठा है, एक जे बैठा है, एक के बैठा है, यानी 3 व्यक्ति बैठे, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। अब बताइए इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। एक विशेष कूट भाषा में यच यक्स सी को 55 और यल ए एम यू को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कूट भाषा में जेड एफ जी डी के लिए कूट क्या होगा? बताइए आप सभी लोग। देखिए यच यक्स सी टी इसका कोड 55 है, तो साथियों जब ये सवाल आए तो हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का कोड कर लेंगे। पहला नंबर यच 8 यक्स 24 सी 3 टी 20, इसको जोड़िए
8 24 32, 32 और 3 35 20 55, यानी कि साथियों इसमें सीधा सीधा हर एक अक्षर का कोड करके जोड़ दिया है। तो जब भी देखिए पहला लॉजिक आप सभी को मिल गया तो तुरंत आप लोग जो पूछे रहेगा ना उसको हल कर लेना है। ZFGD इसका कोड पूछा है तो Z देखिए आपका 26, F6, G7, D4, इसको जोड़िए 26 32, 32 7 39 4 43, तो क्या हो जाएगा कोड 43 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? बताइए साथियों। इस समीकरण में सबसे पहले आप सभी को प्लस की जगह भाग रखना है, भाग की जगह प्लस रखना है, माइनस की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह माइनस रखना है, बस इतना सिंपल सा। देखिए तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण को बना लेते हैं। 112 प्लस है तो प्लस को भाग में बदलना है, तो प्लस की जगह भाग रख देंगे 8, 8 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को माइनस में, 2, 2 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को गुणा में बदलना है, 13, 13 के बाद देखिए भाग है तो प्लस में। ठीक है, समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बॉडमस में लगाइए, 8 का भाग आप सभी को 112 में देना है, 8 कम 8, 8 चौका 32, 14 8 112 होता है। क्लियर। माइनस 13 दूना 26 प्लस 21, ये प्लस 21 है, ये प्लस 14, कितना हो जाएगा? प्लस 35 हो जाएगा। प्लस 35 में से माइनस 26 कितना होगा भाई? 9 आ जाएगा। तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, आसान सॉल्व था भाई ये। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 800, 789, 767, 734, 690, 635 क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई, नंबरों का श्रृंखला है, माइनस हो रहा है। 800, 789, 767, 734, 690, 635। बताइए 800 से 789 माइनस 11, 789 से 767 माइनस 22 इसमें हुआ है, 767 से 734 इसमें माइनस 33 सीधे सीधे, 734 से 690 माइनस 44 हुआ है, 690 से 635 इसमें कितने का माइनस हुआ है? माइनस 55 का। तो भाई ये तो 11 का टेबल है, 11 दूना 22, 33, 44, 55, यानी कि साथियों 635 में हम लोग माइनस 66 करेंगे ना, क्योंकि 11 5 55, 11 छक्का 66। तो दोस्त मेरे 635 में से 66 को माइनस करिए, कितना आएगा? 15 घटा 9, इकाई अंक देखिए किस में 9 है, यानी 569 आ जाएगा। 569 भाई ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है आप सभी को। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इस बार साथियों ढेर अक्षरों का श्रृंखला दिया है भाई। तो देखिए YNX, YNX, L, W, J, V, H क्वेश्चन मार्क और उसके बाद F। तो साथियों आपको पहले तो A से लेकर Z तक हर एक अक्षर का कोड मालूम होना चाहिए। Y देखिए साथियों 25 होता है, N 14 होता है, X देखिए 24 होता है, L 12 होता है, W 23 होता है, J 10 होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त J के बाद आपका V दिया है, V आपका 22 होता है, H होता है 8। देखिए इसमें एक सेकंड भाई, काफ़ी अच्छे से हम लोग लिखते हैं। Y साथियों देखिए 25 होता है, N 14 होता है, X 24 होता है, L 12 होता है, W 23 होता है, J 10 होता है, V दोस्त मेरे 22 होता है, H होता है 8। देखिए 25 से 24 एक छोड़ा है, ध्यान रखिएगा। 24 से 23 -1, 23 से 22 -1। तो इसी प्रकार साथियों 22 के बाद हम लोग एक को छोड़ेंगे तो -1 करेंगे, कितना होगा? 22 में से घटाएंगे 21, 21 पे कौन आएगा? U आएगा। यानी साथियों इस क्वेश्चन मार्क की जगह U आएगा, यानी सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। देखिए साथियों यहाँ पे भी 22 है तो इसके बाद एक छोड़ रहा है, तो H 8 है तो इसको तो करेंगे नहीं, तो एक छोड़ कर करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिया था, इसके बाद देखिए F दिया था। ठीक है, अब आपने जो छोड़ा उसको हल कर लीजिए। 14 से देखिए 12 -2 हुआ है, 12 से 10 -2 हुआ है, 10 से 8 -2 और इस पर लगा देखिए 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 पे देखिए F दिया आपका ऑलरेडी, यानी कि सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 645, 650,
656, 663, 671 क्वेश्चन मार्क। दोस्त मेरे देखिए 645, 650, 656, 663, 671 क्या आएगा भाई? तो इसमें देखिए 645 से 650 प्लस 5, 650 से 656 प्लस 6, 56 से 63 प्लस 7, 63 से 71 प्लस 8, यानी आप इसमें प्लस 9 कर दीजिए भाई, सिंपल सा। 671 प्लस 9 कितना होएगा? 680 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया? ये आप सभी पहले बताइए। उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MISC को OFUZ से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार ZDEN BAGK से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से PVAT किससे संबंधित है? हल करिए दोस्त। जब भी दो रिलेशन पता करने के लिए आप सभी को सवाल दे तो आप सभी केवल एक का रिलेशन पता करना है, केवल एक का पता करते ही तुरंत आप जो पूछा ना उस पे चले जाइए। देखिए तो पहले का हम लोग रिलेशन पता कर लेते हैं, MISC, इसका कोड OFUZ। यम देखे साथ 13, ओ होता 15, 13 से 15 प्लस 2, I 9, F 6 तो -3, यस 19, U 21 तो प्लस 2, सी। अब देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे जेड है। हमेशा याद रखिए जब सी का रिलेशन जेड से बनाना हो या बी का रिलेशन वाई से बनाना हो तो हमेशा याद रखिए, आप जानते ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, 27 पे हो जाता, 28 पे बी हो जाता, 29 पे सी। तो यहाँ पे साथियों अब सी को 29 करेंगे और जेड को 26 करेंगे, 29 से 26 यानी -3। तो इसमें रिलेशन देखिए +2 -3 +2 -3 का लगा है। क्लियर? +2 -3 का रिलेशन लगा इसमें। तो पूछा किसका? PVAT का, PVAT। तो साथियों +2 -3 +2 -3 यही करना था। P16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन आता? R। कौन सा ऑप्शन? R से शुरुआत हुआ, बी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन देखिए बी से शुरुआत नहीं हुआ है। क्लियर मेरे दोस्त? बी देखिए 22, 22 में से 3 घटाएंगे 19, 19 पे यस, देखिए RS। उसके बाद ए होता 1 नंबर, 1 2 3, 3 पे सी आता है। T20, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पे क्यों, देखिए RS C क्यों दे रखा है आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए दोस्त मेरे अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। EFGH KL और N एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, एक गोलाकार मेज है। कितने व्यक्ति हैं भाई? 2 2 4 2 6 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी साथ हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति को बैठाते हुए चलेंगे दायां बायां देखकर। यह ना जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? एन। तो भाई इसका केंद्र बीच में है, तो ई का राइट साइड इधर होगा यानी दायां साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर यानी बायां साइड इधर होगा। बस आप सभी को यही देखना है क्योंकि सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है? अब देखिए यन के बाईं ओर से गिने जाने पर यन और यच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो साथियों यन के बाईं ओर से गिने जाने पर, है ना, यन के लेफ्ट से यानी इधर गिने जाने पर यन और यच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। यानी कि साथियों यच को हम यहाँ बैठा दें तो देखिए यन के बाईं ओर गिने जाने पर यन और यच के बीच में 3 लोग आ जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऑलरेडी ई बैठ चुका है। ठीक है? ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छी तरीके। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। ई और के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो दोस्त मेरे ई और के बीच केवल 3 लोग बैठे। ई तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो के को हम कहाँ बैठा दें भाई? तो साथियों यदि हम के को यहाँ बैठाते हैं तो इधर से देखिए बाएं साइड से ई और के बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे। इधर से तो साथी 2 ही लोग आएंगे। 1 सेकेंड साथी, 4 लोग आ जाने भाई, यानी के को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। सवाल बोला है कि ई और के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, बायां दायां नहीं दिया है, केवल बैठा दिया है। ये सभी को समझ में आया कि ई और के बीच में केवल 3 लोग आ गए। क्लियर? अब उसको देखिए यफ जो है ना वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो दोस्त मेरे यफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि सातों जी को यहाँ बैठा लीजिए, यफ को यहाँ बैठा लीजिए, तभी तो जी के जस्ट राइट साइड में यफ आ जाएगा। क्लियर? अभी एक व्यक्ति नहीं बैठा है तो यल नहीं बैठा, तो यल को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या दिया? अंतिम लाइन देखिए, जी के दाईं ओर से गिने जाने पर ई और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो सातों जी के दाईं ओर से गिने जाने पर
ई और जे के बीच में कितने व्यक्ति, तो सर जी तो यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके बीच में खाली यफ बैठा है, यानी एक बैठा है लोग, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथियों, सभी को समझ में आया ये सवाल? आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ाया, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। एक विशेष कूट भाषा में प्लांट मोर ट्री को UFG के आरओ के रूप में कूटबद्ध किया गया। ट्री गिव ऑक्सीजन को IMXSG के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई भाषा में ट्रीज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों इसमें आप सभी से क्या पूछा है? ट्रीज का कोड पूछा है, तो कॉमन चेक करिए ना भाई। देखिए ट्रीज इसमें भी दिया है और ट्री इसमें भी दिया है, यानी कि ट्री जब आपको कॉमन मिल गया तो इनके दोनों कोड में भी ना आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। जैसे जी के इसमें भी दिया, आपका जी के इसमें भी दिया है, पहले वाले में जी के दिया है, दूसरे के वाले में जी के है, तो ट्री का क्या कोड हो जाएगा मेरे दोस्त? जी के हो जाएगा। सिंपल सा डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? हमेशा याद है जब सिंगल पूछे तो पहले कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल जाएगा तो उनके कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल ही जाएगा। जैसे देखिए ट्री पूछा था तो ट्री इसमें भी था, इसमें भी था, तो इसी प्रकार आपका कोड में भी देखिए जी के इसमें भी, जी के इसमें भी है, दोनों मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि शब्द फन फेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो दोस्त मेरे, फन फेयर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के व्यवस्थित करना है आपको। जैसे देखिए FUNFAIRS इतना दिया है, आपको विपरीत करना, यानी जो सबसे बड़ा उसको सबसे पहले लिखना है, यानी यू हो जाएगा, फिर यस हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर कौन होगा? एन हो जाएगा, फिर कौन होगा? आई हो जाएगा, 2 बार एफ है तो 2 ठो एफ हो जाएगा, लास्ट में ए हो जाएगा। तो बताइए साथियों कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित हो रही है? यप से यू बदल गया भाई, यू से एस बदल गया, एन से आर बदल गए, यप से एन हो गया, ए से आई हो गया, आई से एफ हो गया, आर से एफ हो गया, ए से यानी शून्य हो जाएगा भाई, कोई अपने सेम पोजीशन पे नहीं है, सब बदल गए। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। देखिए एक विशेष कूट भाषा में GTSU को TGHF लिखा जाता है और KJIE को PQRB लिखा है, तो दी गई भाषा में ALMO को कैसे लिखा जाएगा? बताइए साथियों। GTSU इसका कोड TGHF बताइए दोस्त मेरे। जी साथ एक सेकेंड ध्यान से देखिए पहले आप लोग। जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, यस का उल्टा यच, यू का उल्टा एफ, ये तो साथियों सिंपल सा अपोजिट किया है हर एक अक्षर का। क्या किया है? हर एक अक्षर का अपोजिट किया है मेरे दोस्त। दूसरा का देखिए के का उल्टा पी, जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आर, ई का उल्टा भी, तो इसी प्रकार ALMO, ए का उल्टा जेड, एल का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त? ओ होता है, एम का उल्टा एन, ओ का उल्टा एल, जोनल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, समीकरण में भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है, उसके बाद हल करना है। चलिए दोस्त मेरे देखिए समीकरण को पहले हम लोग बनाएंगे। 47 माइनस है तो माइनस को प्लस में, 5, 5 के बाद भाग है तो गुणा में, 2, 2 के बाद प्लस है तो माइनस में, 72, 72 बाद गुणा है तो भाग में। ठीक है, समीकरण बनके तैयार हो चुका। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए। 47 प्लस 5 दूना 10 माइनस 6 का भाग 72 में, 12 6 72 होता है। 47 10 57, 57 में से 12 घटाइए कितना होगा? 45 बिल्कुल, यानी कि सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। एक निश्चित कूट भाषा में हेल्प योर फ्रेंड्स को APHGN के रूप में कूटबद्ध किया था। ही नीड्स हेल्प को SRMLAP के रूप में कूटबद्ध किया था। दी गई भाषा में हेल्प को कैसे कूटबद्ध किया जाता है? इस बार साथियों देखिए हेल्प का कोड पूछ दिया है, तो क्या करिए कॉमन चेक करिए। देखिए हेल्प इसमें भी दिया है और दूसरे के वाले में भी हेल्प दिया है, यानी कि हेल्प हेल्प मिल गया तो इनके दोनों कोड में देखिए कोई कॉमन मिल जाएगा। AP देखिए इसमें भी दिया, AP आपका दूसरे के वाले में दिया, तो हेल्प का कोड क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? AP हो जाएगा, यानी कि सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 58 को।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ट्रिपल जेड, ट्रिपल सी, ट्रिपल एफ, ट्रिपल आई। दोस्त मेरे देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए जेड है, सी है, एफ है, आई है, कोड करिए। जेड देखिए 26, आप देखिए जेड 26, यहाँ पे सी 3 नहीं करेंगे आप 29 करेंगे। एफ देखिए 6 और आई लिखिए 9। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ पे 3 आप करेंगे क्योंकि देखिए कैसे 26 29 प्लस 3। अब साथियों 29 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 32 आता है। 32 पे कौन होता है? एफ होता है, ये आपका नंबर 6 होता है। और 32 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 35, 35 पे कौन होता है? आई। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा भाई? 9 दिया, तो आप देखिए आपका 35 पे आई होता है, तो इसमें रिलेशन क्या भाई? +3 का। तो इसी प्रकार साथियों आप +3 करेंगे, 9 3 12, 12 पे कौन? एल, यानी ट्रिपल एल हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें लॉजिक साथियों +3 का लगा है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है भाई आप सभी को। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। एक कूट भाषा में कियर को 51 32 के रूप में और रेट को 21 24 के रूप में कूटबद्ध किया गया। उसी कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या है बताइए साथियों। इस बार आप सभी से देखिए CARE कियर में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है। ओके, रेट RATE रेट में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है। तो पूछा किसका? टी का कोड पूछा है। तो साथियों टी का कोड पूछा तो आप काम क्या करेंगे? पहले कॉमन चेक करेंगे, लेकिन कियर में देखिए टी नहीं दिया है। इस बार कॉमन वाला मेथड हमारा नहीं अप्लाई होगा, तो एलिमिनेशन वाला देखिए 5 आपका कियर में है, रेट में टी आपका 5 है तो हटा दीजिए 5 को, ठीक है। एक देखिए कियर में है, रेट में 1 है तो कॉमन हट जाएगा भाई। फिर देखिए 2 साथियों कियर में है, रेट में 2 है तो हटा दीजिए। अब देखिए इसमें साथियों कियर में 3 नंबर बच रहा है और रेट में 4 नंबर बच रहा है, जिसमें देखिए जो पूछा रहेगा दिया रहेगा उसी में आंसर होगा। देखिए टी दिया तो टी किस में? रेट में है, तो कौन सा नंबर रेट में बचा? 4 नंबर, तो यही आपका कोड हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और एक पहला मेथड होगा, लेकिन सबसे आसान मेथड और बताएं। जब ये सवाल आ गया देखिए आप टी का कोड निकालने जा रहे हैं, आप टी का कोड निकालने जा रहे हैं तो जिसमें आपका टी रहेगा उसी में आंसर आएगा, यानी कि रेट में आपका आंसर होगा। केयर वाले में तो हमारा एक भी कोड मिलेगा नहीं, तो ऐसा काम करिए। देखिए केयर वाले में 1 है तो ऑप्शन देखिए 1 है तो काट दीजिए तुरंत। 3 देखिए इसमें तो 3 काट दीजिए, 2 देखिए इसमें 2 काट दीजिए। अब बचा देखिए 4 ही बच रहा है केवल, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टी का कोड 4। क्लियर? सभी को समझ आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिए। क्वेश्चन नंबर 60 को ज्ञात कीजिए भाई। 16 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार में माइनस 3 3 का 9, 16 4 20, 20 में से माइनस 11 घटेंगे 11, 20 में से 9 घटेंगे 11 आएगा ना, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा? 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से किसी मूलधन रुपीज़ में पर साधारण ब्याज 486, तो मूलधन कितना होगा? तो साथियों इसमें आप सभी से क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है भाई, प्रिंसिपल पूछा है। तो SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन में 100 है ना। SI कितना दिया है साथियों? साधारण ब्याज 486 दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितना? रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, 8%। टाइम कितना दिया है भाई? 8 3 वर्ष बटे में 100। इसको हल करिए आंसर आ जाएगा आपका। देखिए साथियों यहाँ से जब हल करेंगे तो 16 3 48, 3 9 162 बार में, ठीक है। 162 बार में, तो यहाँ से 8p बराबर 100 का गुणा साथियों 162 में होगा तो कितना होगा? 16,200 हो जाएगा भाई। जब 100 का गुणा आप 162 में करेंगे तो 16,200 अइबा करेगा ना। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा? 16,200 अपन में 8। इसको हल करिए आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 0 8 16,200, तो 25 8 200 यानी 2025 हो जाएगा भाई। यानी p का वैल्यू कितना होगा? यानी प्रिंसिपल कितना होगा? 2025 आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 को एक और मान ज्ञात कीजिए भाई। 16 प्लस 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, माइनस 3 3 का 9, 16 2 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9, यानी इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63 को, यदि यक्स का 4% 60 है तो यक्स किसके बराबर हो जाएगा? तो साथियों यक्स का 4% यानी 4/100
बराबर 60 है तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्त मेरे, 4 एकम 4, 15 चौका 60, तो x का वैल्यू क्या होगा 100 गुणा 15, 1500 हो जाएगा। तो x किसके बराबर है 1500 के बराबर, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया इसका 1500 कैसे आंसर आया मेरे दोस्त। तो साथियों फाइनली ये पूरे 63 सवाल आज के इस पेपर में हमने कंप्लीट कराया। अब बताइए साथियों आप सभी का एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है, आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों डेली आप प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन मंगा लीजिए भाई, आप सभी स्टूडेंट कोई भी मिस नहीं करेगा, हर एक स्टूडेंट को वो PDF मंगाकर अपनी तैयारी करना है, समय नहीं है ज़्यादा अब, ठीक है। तो साथियों मेहनत करिए भाई, प्रैक्टिस खूब लगाइए, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आप लगाइए, जितना भी आपका यूपी का एग्ज़ाम हुआ है, जेल वार्डन का, ऑपरेटर का, और साथियों आपका LDC का, और जो UP SSC पेट का होता है, लेखपाल का होता है, सारे क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि सर तो वहीं से घूम फिर कर सवाल आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा लीजिए आप लोग, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं साथियों को और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।